बिहार मृदा शिक्षण समूह है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज बागवन में हम हिंदी विषय के पद परिचय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पद परिचय की, तो ये कक्षा 12 के साथ कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। सबसे जरूरी है इसको समझना, जानकारी के साथ समझना बहुत जरूरी है। पद परिचय पे चर्चा करने इससे पहले हम ये जान लें कि पद की रचना कैसे होती है। पद है क्या? पद की रचना कैसे होती है? पद की रचना से पहले शब्द की रचना होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि का ये लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों का समूह जब होता है तब उससे एक शब्द की रचना होती है और हिंदी में सार्थक शब्दों का प्रयोग ही उचित माना गया है। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे विद्यार्थी एक शब्द रचना, पुस्तक, विद्यालय। पद की परिभाषा, अब पद की परिभाषा क्या हो सकती है? वाक्य में शब्द को लिखा जाता है तब उसे पद कहते हैं, क्योंकि वाक्य में जब उसको लिखा जाता है तब शब्द पदबद्ध हो जाता है और वाक्य अपना अर्थ दे पाता है। पद परिचय की परिभाषा क्या होगी? पद का लिंग, वचन, कारक तथा अन्य शब्दों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। इसकी ठीक ठीक जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है तो प्रयोग के अनुसार उसका अलग अलग स्थान हो सकता है। हम देखते हैं कि पद परिचय किन पदों का दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा पद का परिचय दिया जाता है, सर्वनाम पद का परिचय दिया जाता है, विशेषण पद का परिचय दिया जाता है, क्रिया पद का परिचय दिया जाता है, क्रिया विशेषण पद का परिचय दिया जाता है और अव्यय पदों का परिचय दिया जाता है। परिचय देते समय हमें हर एक पद में किन आवश्यक बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है, ये समझेंगे हम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा पद का परिचय। संज्ञा पद का परिचय। अब संज्ञा पद का परिचय देने से पहले हमें संज्ञा के बारे में समझना जरूरी है। संज्ञा है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं, तो हम चर्चा करते हैं संज्ञा पद का परिचय देने से पहले संज्ञा के बारे में। संज्ञा शम धन ज्ञा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला, अर्थात एक नाम जिसे ठीक ठीक वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का पता चल जाए। संज्ञा वस्तु, व्यक्ति और स्थान इन आदि का ठीक ज्ञान तो कराती है, लेकिन प्राय कई बार गुण, दोष, भाव, वर्ग, समुदाय और विशेषतः किसी का नाम जुड़ जाने के आधार पर संज्ञा के प्राय 3 भेद किए गए हैं। पहला इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेषतः वस्तु, स्थान या फिर कोई मनुष्य, उसका नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है या हम कैसे समझें? तो हम समझ सकते हैं
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया जाता है कि जैसे हम ले लेते हैं, इधर देखिए, जैसे मनुष्य का नाम, विशेषतः मनुष्य स्थान, या आप कह सकते हो अन्य कोई नाम, विशेषतः उनका नाम। जबकि जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक में इनका बोध होता है। जैसे ये दे दिया मैंने, मनुष्य स्थान, ये क्या करते हैं, ये विशेषतः किसी नाम का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि एक पूरा वर्ग, एक समुदाय है, उसका बोध करवाते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। फिर देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम करें बात व्यक्ति, वस्तु, इनके गुण, दोष, अवस्था, भाव इत्यादि इसमें आते हैं। अब देखिए दूसरी क्या बात बताई जाती है, संज्ञा पद के परिचय में दूसरी बात बताई जाती है संज्ञा का लिंग। और हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए। उसके बाद तीसरी बात परिचय में बताई जाती है संज्ञा का वचन। तो संज्ञा का वचन बताते समय आपको ये जरूरी है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि हिंदी में दो वचन होते हैं। एक वचन जहाँ एक वस्तु का बोध हो, बहुवचन जहाँ अधिक वस्तुओं का बोध हो। उसके बाद परिचय में चौथी बात बताई जाती है कारक। कर्ता कारक जिसकी विभक्ति ने होती है। और विशेषतः मैं आपको बता दूं कि एक संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक, एक संबोधन कारक को छोड़ दीजिए, बाकी सभी कारकों की विभक्तियां कारक के बाद प्रयुक्त होती हैं। बल्कि संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जिसकी विभक्ति पहले ही प्रयुक्त हो जाती है। तो हम बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। जो क्रिया को पूरा करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और क्रिया को पूरा करने का माध्यम जो होता है उसे हम कर्म कारक कहेंगे। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, जिससे इसको पहचाना जा सकता है, ये इसका चिन्ह है। इसके बाद देखते हैं हम करण कारक। कर्ता के द्वारा क्रिया करने का जो साधन है उसे करण कारक के रूप में माना जाता है और इसकी पहचान है इसकी विभक्ति से। संप्रदान कारक, कर्ता के द्वारा जिस साधन से, जिस माध्यम को, जिस साधन से क्रिया की गई वो किसके लिए की गई थी, वो संप्रदान है जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो देख लीजिए इसकी विभक्ति होती है के लिए, इसकी ये पहचान भी है, सदा ये विभक्ति इसके साथ होती है संप्रदान कारक के। अपादान कारक से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ वस्तुओं में अलगाव पाया जाता है, अलग होने का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। और इसकी विभक्ति भी सदैव लगभग साथ ही प्रयुक्त होती है, इसकी विभक्ति है से। फिर बात करते हैं संबंध कारक की। तो संबंध कारक में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का या शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है। का, की ये इसके विभक्ति चिन्ह है, ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। और रा, रे, री ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। फिर देखते हैं हम अधिकरण कारक है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आधार, यानी कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई उसका आधार क्या था, वो अधिकरण कारक है। इसकी विभक्ति होती है में और पर। फिर देखिए संबोधन कारक की अपनी पहचान हो जाती है क्योंकि इसकी विभक्ति सदैव पहले आती है और इसमें विस्मयादिबोधक जो चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये लगाया जाता है और इसके कारण इसकी पहचान हो जाती है। और फिर परिचय में, पद के परिचय में जो छठी बात बताई जाती है वो है कि संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ संबंध क्या है, इसकी जानकारी हमें देनी होती है। और जब इन बातों का हमें ज्ञान है तो पद परिचय देने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो सकती है।
अब देखेंगे हम संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बातें बताई जाती है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखांकित पद, देखिए आप बाजार का परिचय देंगे तो जानना यह है कि बाजार कौन सी संज्ञा है। पहले बात बता दी गई है कि जहाँ एक वर्ग समुदाय का बोध होता है तो बाजार से विशेषतः किसी वस्तु या किसी का नाम यहाँ नहीं आता है, बल्कि एक वर्ग का बोध होता है, क्योंकि बाजार अनेक हो सकते हैं। तो जहाँ अनेक की बात की जाए वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। तो देखिए परिचय में सबसे पहले हम बता देते हैं जातिवाचक संज्ञा। और दूसरी बात हमें बतानी थी वो थी कि अब इस संज्ञा का लिंग कौन सा है। तो यहाँ आप समझिए कि बाजार के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का बोध होता है। तो बिल्कुल एकदम सीधे और सरलता से बोध होता है कि बाजार पुरुष जाति का बोध करवाता है। तो पुल्लिंग लिख दीजिए आप, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। फिर हमें वचन बताना होता है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आप देख लीजिए बाजार एक वचन है या बहुवचन है। तो बाजार एक का बोध होता है तो एक वचन, एक का बोध होता है तो एक वचन। और फिर देखिए बाजार है क्या, बाजार है क्या, बाजार में कौन सा कारक है। तो यहाँ लिखा है ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। तो मानवता के लिए विडंबना है, कौन है, बाजार। क्या है, बाजार। तो बाजार कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। इस प्रकार हम संज्ञा का परिचय देंगे। फिर देखिए मानवता। अब मानवता चर्चा हो चुकी है। मानवता क्या है, इंसान जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। इंसान शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। इंसानियत क्या है, उसका एक भाव है। तो मानव जातिवाचक संज्ञा, मानवता क्या है, मानवता एक उसका गुण है। और गुण, अवस्था, आयु, दोष, इनकी बात भाववाचक संज्ञा में की जाती है। तो मानवता भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम बता देंगे कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ मानवता से वैसे स्त्री जाति का बोध होता है तो हम स्त्रीलिंग लिख देते हैं। स्त्रीलिंग मानवता एक वचन है या बहुवचन है, तो हम एक वचन लिख देते हैं। वैसे बहुवचन भी गलत नहीं होगा, एक वचन। फिर पहले ही चर्चा हो चुकी है कि मानवता के लिए, तो मानवता के बाद कौन सी विभक्ति लगी हुई है, के लिए। तो कौन सा कारक है, के लिए विभक्ति किसकी होती है, संप्रदान कारक की होती है। तो यहाँ आप लिख दीजिए संप्रदान कारक। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन दोनों संज्ञाओं का परिचय हो गया है। इस प्रकार परिचय देते हैं। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए आप, दूसरा उदाहरण इसका समझें। यहाँ लिखा है भारत की महानता इतिहास बतलाता है। तो यहाँ भारत और महानता को रेखांकित किया गया है। आप देखें कि भारत नाम विशेषतः किसी देश का नाम है भारत, और विशेषतः नाम जहाँ होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम उसी प्रकार ऊपर देखा है उसी प्रकार हम परिचय देते रहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा
उसके बाद हम बता देंगे भारत, कौन सा लिंग भारत, पुल्लिंग है तो यहाँ लिख दे, क्योंकि भारत का नाम भरत नाम से पड़ा है तो पुल्लिंग। फिर देखिए हम वचन देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन है, तो भारत एक वचन है, भारत एक वचन है, भारत एक वचन है। इस प्रकार हम परिचय देते रहेंगे। फिर देखिए महानता, मानवता, सॉरी महानता है, यहाँ देखेंगे हम महानता का परिचय देंगे। तो महानता क्या है, महानता एक गुण है, और गुण कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद हम देखेंगे महानता से स्त्री जाति का बोध होता है, तो हम लिख देंगे स्त्रीलिंग। और फिर महानता एक वचन है तो हम लिख देंगे एक वचन। इन दोनों में एक एक बिंदु शेष छोड़ दिया गया है, आप इन दोनों बिंदुओं को देखेंगे और यहाँ आपको पता लगाना है कार्य का, दोनों में कार्य का। और उसके बाद आपको पहचान करने के लिए दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप देखें और इनका परिचय दें। छोटा सा गांव, छोटा सा गांव कोसानी, कोसानी भी है। तो आप देखेंगे यहाँ गांव, भारत और कोसानी, इनका परिचय देंगे। फिर देखिए आप दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण आप देखेंगे श्याम बाजार से पुस्तक लाया। तो यहाँ श्याम, बाजार और पुस्तक, इनका परिचय आपको देते हुए कम से कम चार बातें, आवश्यक बातें आपको बतानी है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए और कोई ऐसा वाक्य हो कि नहीं यहाँ पता ही नहीं चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि संज्ञा होगी कि नहीं होगी, अगर संज्ञा है तो ये संज्ञा क्यों है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और कोई भी वाक्य है वो पूछ सकते हैं। अब देखेंगे हम इसके बाद, ये संज्ञा पद का परिचय था। साथ ही हम आगे चलते हैं, 2 नंबर देखते हैं, सर्वनाम पद का, सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम पद का परिचय देते समय हमें उसी प्रकार वही बातें बतानी होगी, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। सर्वनाम ये लिखा है, इससे ही ज्ञात होता है, इससे ही ज्ञात होता है कि सभी का नाम, जहाँ सभी का नाम है। फिर बात करते हैं कि इसका परिचय देते समय हमें सबसे पहले सर्वनाम भेद। अब सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि वाक्य में बार बार संज्ञाओं का प्रयोग करने से वाक्य की सरलता और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है।
और इसीलिए संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य की सरलता, सुंदरता और स्पष्टता बनी रहे। तभी तो लिखा है कि सभी के नाम के स्थान पर, सभी का नाम लो, सभी के नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि इसमें पहली बात क्या बताई जाती है। सर्वनाम पद का परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद देखिए, चर्चा करते हैं हम। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक तो इसके नाम से पता चल रहा है, जहाँ किसी पुरुष का नाम हो उस स्थान पर। फिर हम बात करते हैं निश्चयवाचक, दूसरा जहाँ निश्चित वस्तु का बोध हो। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, और फिर हम देखते हैं संबंधवाचक, जहाँ वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं, ये सर्वनाम शब्द संबंध स्थापित करते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये जो सर्वनाम है इनमें से भेद बताना होता है। और फिर दूसरी बात, सर्वनाम का लिंग, कि लिंग कौन सा है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। फिर देखेंगे हम वचन, एक वचन है या फिर बहुवचन है, एक वचन है या फिर बहुवचन है, ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कारक, कारक 8 में से कारक कौन सा है। फिर इसका अन्य शब्दों से संबंध बताना होता है, अन्य शब्दों से संबंध बताना होता है। जिस प्रकार संज्ञा पद का परिचय दे रहे थे उसी प्रकार इसका भी दिया जाता है। इसमें सिर्फ भेद है वो बताना होता है और बाकी वही बातें लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों से संबंध सर्वनाम पद के परिचय में बताए जाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके लिए मैं एक उदाहरण लिख दूं समझने के लिए। उदाहरण देखिए आप, जैसे वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। यहाँ आप देखिए वह का परिचय, तो वह का परिचय देते समय हमें ध्यान रखना है कि वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वह किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, जहाँ पुरुष का नाम हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके बाद लिंग बताना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह, अब वह का लिंग आगे आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह है वो लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है, और लड़का पुल्लिंग है तब वह भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुल्लिंग। और उसके बाद देखेंगे वचन, कि यहाँ एक लड़के का बोध हो रहा है या अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, तो एक का बोध होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक वचन, एक वचन। और फिर देखते हैं कि वह लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ पर है क्रिया जो प्रयुक्त हुई है वह लड़के और वह इनके लिए प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर वह कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा।
कर्ता कारक। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम पद का परिचय भी दिया जा सकता है। सिर्फ सर्वनाम भेद है, इनको समझना और इनकी पहचान करना जरूरी है, बाकी वही बातें बताई जाती हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है अगर इसको ढंग से समझा जाए। देखिए उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के लिए आप इसका ये जो सर्वनाम शब्द है इनका परिचय देने का प्रयास करिएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वैसा और जैसा आप इसका परिचय दीजिएगा। फिर आप दूसरा देख लीजिए, उस निर्धन बालक ने मुझे घर बुलाया है। उस निर्धन बालक ने मुझे घर बुलाया, तो मुझे और उस इनका परिचय आपको देना है। और परिचय देना ही नहीं, परिचय देते हुए समझना है कि परिचय में कौन कौन सी बातें हैं जो बतानी जरूरी होती हैं, और कम से कम आप 4 बिंदु तो अवश्य बताएं। जब इनका परिचय देते हैं तो 4 बिंदु अवश्य बताएं और इन्हें समझने का प्रयास करें। अब देखिए इससे आगे हम फिर चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।